Good morning everyone. Hi, this is Anand Kumar, your mathematics faculty, and today we are going to discuss about NTS PT5 test paper. And I hope आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो और फर्स्ट और जेई मेंस भी हो गया, ठीक है ना, जनवरी में। तो आपने देखा ही होगा पेपर का लेवल जैसा हम लोग का NTS का लेवल है उससे कहीं ना कहीं नीचे ही है, ठीक है। तो आप लोग ये NTS अच्छे से दो, कोई भी मिस नहीं करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं NTS पार्ट टेस्ट 5 मैथमेटिक्स पेपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोल रखा है। 51 में क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0 से 2, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है हम लोग को 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि हम लोग उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर पाएंगे जिसका डिफरेंशियल पॉसिबल हो, ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो इसका 0 से 2 में हम लोग क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो ग्राफ होता है डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो उसका इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट नहीं होगा। बट एक गिवन इंटरवल के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा, तो उस इंटरवल के लिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो हम लोग कहाँ पे ब्रेक करेंगे? ग्रेटेस्ट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है ना, वो जहाँ पे इंटीजर होता है ना, वहाँ पे हम लोग ब्रेक करते हैं। तो देखो ये एक्स स्क्वायर कहाँ पे इंटीजर बनने वाला है 0 से 2 के बीच में। पहले तो 1 पे बनेगा, तो हम लोग 0 से 1 पे ब्रेक करेंगे, ठीक है। फिर ये कहाँ पे बनेगा? √2 पे बनेगा, क्योंकि √2 से छोटा है। और √3 पे भी बनेगा। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। अंदर वाला एक्सप्रेशन जिस वैल्यू के लिए इंटीजर बन रहा है वहाँ पे हम लोग ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है ना। √2 से √3 और फिर क्या हो जाएगा? √3 से लेकर ये हो जाएगा 2 तक। अब देखो 0 से 1 में इसका वैल्यू क्या होगा? 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो गया 0 dx। 1 से √2 में 1 पे 1 होगा, √2 में 2 होगा, लेकिन अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड करते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 dx। वैसे ही हो जाएगा 2 dx और यहाँ पे हो जाएगा 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर पाएंगे आराम से, ठीक है ना। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो देखो 0 का तो ये 0 हो गया, 1 का हो जाएगा x, लिमिट डाल दो 1 से √2, और ये हो जाएगा 2x, लिमिट डाल देते हैं √2 से लेकर √3, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x, लिमिट हो जाएगा √3 से लेकर 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा √2 - 1 और 2 इंटू ये हो जाएगा √3 - √2 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा 2 - √3। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, √2 - 1 प्लस ये हो जाएगा 2√3, ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 2√2 और प्लस हो जाएगा 6 और माइनस का हो जाएगा 3√2, ठीक है ना। तो देखो ये √2 है, ये -2√2 है, तो ये यहाँ से क्या बचेगा? -√2 बचेगा, और ये 2√3 है, ये -√3 है, यहाँ पे 2√3 है और यहाँ पे माइनस का 3√3 है, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा? माइनस का √3 बचेगा और -1 + 6 प्लस का 5 बचेगा। तो देखते हैं अपना ऑप्शन कौन सा है, -√2 -√3 + 5, ठीक है, -√2 -√3 + 5। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होने वाला है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दे रखा है। 52 में है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻1 से e² मोड ऑफ log बेस x/x dx, ठीक है। तो देखो मोड फंक्शन भी e⁻⁻1 से लेकर e⁻2 तक, ठीक है ना, नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि मोड फंक्शन में क्या आता है? शार्प कॉर्नर। जहां पे शार्प कॉर्नर आएगा ना वहां पे फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल, और उस पॉइंट पे फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते, तो हम लोग उस शार्प कॉर्नर के लिए ब्रेक कर देंगे। तो कहां पे ये मोड फंक्शन ब्रेक होगा? जहां पे मोड वाला क्वांटिटी क्या होगा? 0 होगा, तो इसको 0 कर देते हैं। log x/x = 0 हो जाए तो x का वैल्यू क्या डाल दो? 1, क्योंकि ln 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, तो ये 1 पे ब्रेक होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं e⁻⁻1 से 1, ठीक है। और 0 से 1 में x तो पॉजिटिव है, लेकिन log x का वैल्यू आप ग्राफ बनाओगे, log x का वैल्यू तो 1 पे 0 होता है, तो 0 से 1 में x का वैल्यू कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, y इसका नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव साइन से खुलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का log x/x dx। और फिर हम लोग लिखेंगे 1 से लेकर e², 1 से e² तक ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो मोड एज इट इज खुल जाएगा log x/x dx, ठीक है ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। log x को आप अज्यूम कर लो t, ठीक है ना। तो log x को हम लोगों ने अज्यूम कर लिया t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 1/x dx क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे log x को t अज्यूम किया तो dx/x क्या आ गया? dt आ गया, dx/x, तो ये हो जाएगा माइनस का t, ठीक है ना, माइनस का t dt, और लिमिट भी चेंज होगा।
ठीक है ना। इसका लोअर लिमिट क्या है, e की पावर -1, यहाँ पे e की पावर -1 रखोगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। अपर लिमिट क्या है 1, e की पावर 1 रखोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आने वाला है, ठीक है। प्लस सेम सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी लगेगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, t dt हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 रखोगे तो लिमिट हो जाएगा 0, x को 1 डालोगे, x को e² लगोगे, t का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। आप सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 t², ठीक है ना, -1 से 0, प्लस ये हो जाएगा 1/2 t², ठीक है, 0 से हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया -1/2 और यहाँ पे डालेंगे 0, ठीक है, और -1 हो गया, और प्लस का कितना हो गया 1/2, और यहाँ पे क्या डालेंगे t का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये कितना हो गया 1/2 प्लस 2, दैट मीन्स 2 + 1/2 कितना होगा 5/2, कितना होने वाला है 5/2। देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका बॉम्बे सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होने वाला है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में क्या दे रखा है, 53 में देख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है sin x से 1, sin x से लेकर 1 तक दिया हुआ है, और दिया है ऐसा कुछ t² ft dt, क्या दिया है t² ft dt इक्वल टू 1 - sin x, और x का वैल्यू आपको दे रखा है 0 से लेकर π/2 के बीच में। ओके, अब देखो यहाँ पे लिमिट x का है और इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगेगा, और न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या होगा, डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो मैं बोल सकता हूँ डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो ये 1 डालेंगे तो 1, और क्या हो जाएगा f(1), और 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, माइनस अब x t की जगह sin x डालेंगे, तो ये हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर f(sin x), ठीक है, और sin x का भी यहाँ पे हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, और इस साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 और sin x का क्या हो जाएगा cos x। ओके, अब ये cos x से cos x माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया f(sin x) का वैल्यू क्या हो गया 1/sin x का होल स्क्वायर। अब देखो हम लोग को डिमांड क्या है, इसका मांग रहा है f(1/√3), तो यहाँ पे sin x की जगह पे क्या पुट कर दो 1/√3, आंसर आ जाएगा। sin x को डाल दो 1/√3 लेफ्ट में और राइट में, तो यहाँ पे आ जाएगा f(1/√3) इक्वल टू 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये होने वाला है 3, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे इसका सही होगा। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला है। ऐसा कुछ दिया है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/e⁻x dx। तो देखो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पे क्या होगा और ब्रेक होगा। तो एक बार देखते हैं ये एक्चुअली अंदर वाला जो फंक्शन है 2e⁻⁻x है, इसका एक बार हम लोग ग्राफ बनाते हैं। कहाँ से ग्राफ बनाना है, 0 से लेकर इन्फिनिटी पर। तो इसमें x को 0 डालोगे, तो x को अगर तुम 0 डालोगे तो e⁻0 1 होता है, y का वैल्यू क्या होगा 2। अच्छा, x को अगर इन्फिनिटी डालोगे, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, x को इन्फिनिटी डालोगे तो 2 × e⁻∞, मतलब ये कितना हो जाएगा 2/e⁻∞, अप्रोक्सीमेट क्या आने वाला है 0। तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। अब देखो ये y का वैल्यू 2 से लेकर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो बीच में इंटीजर कहाँ आएगा 1 पे आएगा, ठीक है ना, बीच में कहीं इंटीजर आएगा 1। अब देखो ये 2/e⁻x इक्वल टू, देखो x के किस वैल्यू के लिए 1 बन रहा है, तो e⁻x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा ln2, तो ये ln2 के लिए 1 बनेगा। तो देखो 0 से ln2 पे ये 1 बन रहा है, 0 से ln2 के लिए हम लोग ब्रेक करेंगे क्योंकि एक ही बार इंटीजर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर ln2, ठीक है ना। अब 0 से लेकर ln2 में इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से लेकर 1 तक, ठीक है ना, 2 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और फिर देखो ln2 से इन्फिनिटी तक, ln2 से इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1 से 0, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे देखते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, x क्या हो जाएगा 0 से ln2, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर ln2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ln2 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ln2 ln का मतलब log बेस e2, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होने वाला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 में क्या है दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π x sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos² x dx। अगर आप सोचो इसमें x नहीं होता तो cos x को t पुट करते sin x dx dt आ जाता, बट x प्रॉब्लम आ रहा है। कभी भी x प्रॉब्लम करें ना, आप प्रॉपर्टी 4 लगाओ। प्रॉपर्टी 4 क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a से b f(x) dx, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ a से b f(a + b - x dx। तो ठीक है, a + b का वैल्यू पाई है, इसका मैं नाम दे देता हूँ i, इसका नाम मैं देता हूँ i। तो ये हो जाएगा 0 से π, x की जगह पे π - x,
और x की जगह में पाई माइनस एक्स डालोगे तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा, और कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, लेकिन स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आई इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो 0 से पाई ये हो जाएगा पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और माइनस का डी एक्स, और माइनस का हो जाएगा 0 से पाई ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये आई था, इसका भी नाम क्या हो गया आई, ये आई आ गई इधर, तो कितना हो गया 2i, इधर हो गया 2i इक्वल टू, अभी हो गया पाई बाहर निकाल लो 0 से पाई, अब यहाँ पे क्या बच गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या करना है, कॉस एक्स को पुट कर दो भैया t, तो क्या हो जाएगा माइनस से साइन एक्स डी एक्स से कितना हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो ये हो गया 2i इक्वल टू पाई, और ये हो जाएगा माइनस का डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब लिमिट भी चेंज होगा, x को 0 डालोगे तो t का वैल्यू 1 आएगा, x को पाई डालोगे तो t का वैल्यू -1 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 2i इक्वल टू, ठीक है ना, 2i इक्वल टू क्या हो गया 1 से -1 पाई, ठीक है ना, 1 से -1 पाई डी टी बाई माइनस डी टी बाई क्या हो गया टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 से -1, तो 2i इक्वल टू ये पाई हो गया, ये हो जाएगा माइनस का पाई, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ टी 1 से लेकर -1, तो 2i इक्वल टू माइनस का पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, यानी कि 2i इक्वल टू माइनस पाई इंटू माइनस का पाई बाई 2, तो i का वैल्यू हो गया पाई स्क्वायर बाई 2, इधर आ गया 4, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ओके, जस्ट कैलकुलेशन था। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं ना, अच्छा क्वेश्चन है। 56 दिया है, लिमिट है n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n फैक्टोरियल की पावर में 1/n डिवाइडेड बाई n, ठीक है, n फैक्टोरियल की पावर में 1/n डिवाइड बाई n। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल बाई n की पावर n की पावर में 1/n। ऐसे क्यों लिखा आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये n की पावर में 1/n कैंसिल होकर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका एक नाम देता हूँ y, तो y इक्वल टू है, ठीक है ना, n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 अप टू n तक, और इस n की पावर n को मैं लिख सकता हूँ n अप टू n तक की पावर में 1/n, ठीक है ना। दोनों साइड लॉग ले लो, तो ln y इक्वल टू क्या हो गया 1/n ln, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1/n 2/n 3/n अप टू ऐसे जाते जाते क्या हो जाएगा n/n हो जाएगा, ठीक है। तो ln y इक्वल टू क्या होगा 1/n। अब देखो लॉ का प्रॉपर्टी होता है, ये प्लस में हो जाएगा 1/n प्लस ln 2/n प्लस डॉट 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 ln n/n, ठीक है ना। अब इसको देखो, इसको हम सिग्मा में लिख सकते हैं कैसे, ln y इक्वल टू यहाँ पे है भैया 1/n, इसको मैं लिख देता हूँ सिग्मा ln r/n, और r का वैल्यू 1 से लेकर n तक, ठीक है। देखो r का वैल्यू 1 डालोगे 1/ln, r का वैल्यू 2 डालोगे 2/n, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ln y इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, ln क्या था r/n था, और यहाँ पे 1/n। तो देखो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा को हम लोग इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस कर देते हैं, r/n को हम लोग क्या लिखते हैं x से, लिमिट एज सम का क्वेश्चन है, और 1/n को हम लोग क्या लिखते हैं dx, और इसका लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट बाई n, 0 से ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ln x, और ये हो जाएगा dx, ये हो गया ln y। अब देखो ln x का इंटीग्रेशन आपको पता है x ln x माइनस x होता है आइलेट रूल से, इसको आइलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x ln x माइनस x, लिमिट हो गया 0 से 1 ln y इक्वल टू, तो ln y इक्वल टू क्या होगा 1 डालोगे तो ln 1 0 डालोगे तो 0, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो y इक्वल टू e की पावर -1, तो y इक्वल टू 1/e, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर देखते हैं 1/e, ऑप्शन नंबर बॉम्बे इसका सही होने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में क्या है, एक फंक्शन दे रखा है 0 से 1, ठीक है ना, कुछ दे रखा है डाटा, f(x) dx का वैल्यू दिया है 1, फिर दिखा है 0 से 1 x f(x) dx का वैल्यू कितना दिया है a, और 0 से 1 x² f(x) dx का वैल्यू कितना दिया है a²। तो आपसे क्या पूछा है 0 से 1, ठीक है ना, और ये इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ये हो जाएगा a² माइनस 2ax प्लस x² f(x) dx का वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से 1 a² f(x)
-2a 0 से 1 एक्स एफ एक्स, जस्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई करके, प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है ना, डी एक्स 0 से 1 डी एक्स यहाँ भी हो जाएगा और डी एक्स यहाँ भी हो जाएगा। अब देखो ये सब वैल्यू दे रखा है, ये सब वैल्यू दे रखा है, ए स्क्वायर 0 से 1, देखो 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, -2a 0 से 1 एक्स एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, ए दिया है, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या दिया है, ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर -2a स्क्वायर, ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर इसका भी बॉम्बे सही होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में क्या है, 0 से पाई एक्स साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x dx, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो x प्रॉब्लम कर रहा है, x प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे। तो इसका नाम लेते हैं मैं i इक्वल टू होगा 0 से पाई, और इसको मैं x को लिख सकता हूँ पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। x को मैंने क्या लिख दिया, पाई माइनस एक्स, ठीक है। और देखो ये साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन वो पावर 4 है तो कॉस एक्स ही हो जाएगा। तो i को हम लोग लिख सकते हैं 0 से पाई, पाई टाइम्स ऑफ, ठीक है ना, साइन की पावर 4x से कॉस की पावर 4x dx से माइनस 0 से पाई x, ठीक है ना, और क्या होगा साइन की पावर 4x से कॉस की पावर 4x dx, और ये बन गया i, ये i उधर चला गया तो हो गया 2i इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ, अब 0 से पाई। देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन x से कॉस x की पावर में 4 dx, बट मैंने 2 की पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, उसको मैनेज करने के लिए 16 से डिवाइड भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 से पाई, ये क्या हो जाएगा साइन 2x, क्या हो जाएगा ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या हो जाएगा साइन 2x, मतलब साइन 2x की पावर 4 dx हो गया, क्या हो गया साइन 2x की पावर 4 dx, ये हो गया पाई बाई 16 2i इक्वल टू, ठीक है, 2i इक्वल टू, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2i इक्वल टू पाई बाई 16 0 से पाई साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब देखो साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखो कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, बाई 2। तो साइन स्क्वायर 2x का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x बाई 2। तो यहाँ पे जो भी है साइन स्क्वायर 2x को लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे है 2i पाई बाई 16 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से जो भी है 0 से पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। तो यहाँ से i इक्वल टू ये हो जाएगा पाई बाई 32 हो गया, ये हो गया 0 से पाई। अब देखो यहाँ पे हो गया 1 बाई 2 का स्क्वायर, इसको खोल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x माइनस 2 कॉस 4x dx, ठीक है ना। तो ये 1 बाई 16 यहाँ पे आ जाएगा, पाई बाई 32 इंटू 4 हो गया, ठीक है, 0 से हो गया पाई। ओके, अब देखो यहाँ पे हो गया 1 प्लस, देखो 1 प्लस, अब देखो कॉस स्क्वायर 4x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं साइड में कॉस स्क्वायर 4x का वैल्यू। देखो कॉस स्क्वायर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, देखो कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर x का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो कॉस, ठीक है ना, स्क्वायर 4x का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8x बाई 8 माइनस 2 कॉस 4x dx। अभी इंटीग्रेशन कर देते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये हो गया i इक्वल टू पाई बाई ये कितना हो गया 8 हो गया, और ये हो गया 120 है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0 से इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, थोड़ा सा लंबा है। 1 का हो जाएगा x 0 से पाई, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा 1 बाई, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8x बाई 2 होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 और ये 8 और कॉस 8x का क्या हो जाएगा साइन 8x हो गया माइनस 2, और ये हो जाएगा कॉस 4x का कितना हो जाएगा साइन 4x बाई 4, और लिमिट डाल दो 0 से पाई, 0 से पाई और 0 से पाई। अब देखो 0 से पाई में साइन पाई 0 साइन 0 0, साइन पाई 0 साइन 0, मतलब साइन 4 पाई 0 साइन n पाई 0 होता है ना, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो मार्केट में क्या बच गया, बस पाई बच गया, ठीक है ना। तो i इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है ना, ये x बच गया ना, पाई स्क्वायर बाई 120
8 हो गया पाई स्क्वायर बाई 120, पाई बाई 16 साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। तो 58 का कंटिन्यू करते हैं। 2i इक्वल टू था 0 से पाई बाई 16, ठीक है ना, साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। देखो यहाँ पर 2i इक्वल टू हो गया पाई बाई 16, ठीक है। अब 0 से पाई, ये देखो साइन स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। तो 2i इक्वल टू हो गया पाई बाई 16 इंटू, देखो 1/4 बाहर आ गया, 0 से हो गया पाई, ये हो जाएगा 1, ठीक है ना, माइनस और 2 कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है ना, और ये हो गया dx, ठीक है। तो 2i इक्वल टू पाई बाई 64, ठीक है, ये हो गया 0 से पाई, ओके। तो ये हो गया 1 का तो हो गया x, ठीक है, और 0 से पाई 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे देख लो, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, ये पूरा मल्टीप्लाई में है, 0 से पाई, और इसका हो गया 2/4 साइन 4x 0 से पाई, ठीक है, और प्लस में 0 से पाई आपका ये कॉस स्क्वायर 4x को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 8x बाई 2 का 2 इंटू dx, ठीक है। तो 2i इक्वल टू हो गया पाई बाई 64, ओके, ये हो गया पाई, और देखो ये हो जाएगा साइन 4 पाई 0 साइन 0 0, ठीक है ना, तो ये बस हो गया पाई, और प्लस में इसमें हो गया आपका 1/2, ठीक है, 1/2 x, ठीक है ना, 0 से पाई प्लस साइन 8x बाई 8 0 से हो गया पाई। तो ये इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसमें डालते हैं ना, तो यहाँ से i इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई, ये तो हो गया 128, यहाँ पे ब्रैकेट में चल रहा है, ये हो जाएगा पाई, और ये पाई प्लस 2, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई स्क्वायर बाई 128 इंटू 2 256। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं ना, 59 में क्या है। 59 में कुछ सीरीज दिया है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n बाई 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n बाई n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अब टू कहाँ तक दिया है 1/2n दिया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं इसमें मॉडिफाई करता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये देखो n बाई क्या लिखा है 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n बाई 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है ना, डॉट 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 डॉट। अब देखो इस वाले टर्म में मैं ऊपर n से और नीचे n से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं इसको n बाई क्या लिख सकता हूँ, नीचे 2n स्क्वायर हो गया ना, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 2n स्क्वायर को n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो इसको सिग्मा में भी लिख सकते हैं, सिग्मा मैं ऐसे लिख सकता हूँ r इक्वल टू 1 से n, ठीक है ना, n बाई, ठीक है, r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, लिमिट क्या हो गया n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अभी वापस मैंने बताया था लिमिट इज सम का क्वेश्चन, तो सिग्मा को हम लोग रिप्लेस करेंगे और इंटीग्रेशन से r को लोअर लिमिट को लोअर लिमिट बाई n, 1/n इक्वल टू 0 हो गया, n/n इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना, n, और यहाँ से मैं क्या n स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर हो जाएगा, n से n कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका, देखिए 1 प्लस r बाई n को x लिखते हैं, x स्क्वायर 1/n क्या हो जाएगा dx, 0 से लेकर 1 हो गया, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है ना, 0 से 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा π/4। ऑप्शन नंबर इसका दिल्ली सही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं। 60 में क्या बोला है, 60 में बोला है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 100 और साइन ऑफ, अब देखो x माइनस ग्रेटर इंटीजर x को हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पाई dx। अब देखो आपने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा होगा, तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, मतलब अंदर में फ्रैक्शनल पार्ट x फंक्शन है तो उसका टाइम पीरियड होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट x का टाइम पीरियड होता है 1, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 टाइम्स ऑफ 0 से 1 और साइन ऑफ क्या हो जाएगा x पाई dx, साइन ऑफ क्या हो जाएगा x पाई dx, ठीक है। तो 100 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 0 से 1, ठीक है, साइन x पाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x पाई माइनस का डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, तो -100/पाई, ठीक है, यहाँ पे 1 रखोगे तो cos पाई कितना हो जाएगा -1, 0 रखोगे तो cos, ठीक है, तो ये हो जाएगा 200/पाई, 200/पाई। देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, एरिया इंक्लोज बाय द कर्व y = sin x, y = cos x, ठीक है ना। 61 देखते हैं, तो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो y = sin x एंड y = cos x का ग्राफ 0 से π/2 में, 0 से π/2 में
ठीक है ना, y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये हो गया आपका y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, और ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। और ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, π/4 होता है। ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब बोला है कि एरिया इनक्लोज बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, x का वैल्यू 0 से π/2 तक, 0 से लेकर π/2, तो हम लोग को ये वाला एरिया चाहिए। हम लोग को ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ना, ये एरिया चाहिए। तो देखो ये हो गया आपका पॉइंट π/2। तो 0 से π/4 में, 0 से π/4 में अपर वाला कर्व है cos x, तो cos x बना है, और π/4 से π/2 में sin x बना है। तो हम लोग इसमें x में एक पार्ट लेंगे ना एरिया निकालने के लिए, जिसका विड्थ होगा dx, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, y dx। तो हम लोग लिखेंगे 0 से लेकर π/4 में, तो अपर वाले कर्व का y, अपर वाले कर्व का y क्या है, cos x माइनस, और लोअर वाले कर्व का y क्या है, sin x dx, ठीक है ना। और प्लस हम लोग लिखेंगे π/4 से लेकर π/2 में sin x माइनस से cos x dx, ठीक है ना। तो ये देखिए भैया, अब इंटीग्रेशन करना है, cos x का सबको पता है इंटीग्रेशन होता है sin x से 0 से लेकर π/4 माइनस sin x का हो जाएगा माइनस cos x, तो ये प्लस हो जाएगा 0 से लेकर π/4, और यहाँ पे देखो sin x का हो जाएगा माइनस का cos x हो जाएगा π/4 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा भैया, π/2, और ये हो जाएगा माइनस का sin x से ये भी हो जाएगा π/4 से लेकर π/2, वैल्यू पुट कर देते हैं, sin π/4 1/√2, ठीक है ना, और प्लस cos π/4 1/√2, cos 0 -1, और माइनस अब इधर देखते हैं cos π/4 0 और cos π/4 1/√2, ठीक है, और माइनस ऑफ sin π/4 1, और ये हो जाएगा 1 - 1/√2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस का 1/√2, ठीक है। तो ये हो गया 1/√2 1/√2, ये हो गया √2, ठीक है, माइनस का 1, √2 - 1, इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस का 1/√2, ठीक है, और यहाँ पे हो गया -1, ठीक है, -1 प्लस का 1/√2, तो 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा, √2, तो √2 √2 2√2 -2 देखते हैं ऑप्शन, 2√2 -2, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा √2 - 1, √2 - 1, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन x² + y² लेस देन इक्वल टू 1 एंड x + y, ठीक है। हम लोग को एरिया रीजन निकालना है x² + y², ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 1, और क्या दिया है x लेस देन इक्वल टू x + y, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखो ये वाला कर्व है, ये वाला क्या कौन सा कर्व है, ये सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस कितना है 1, सबको पता है x² + y², और लेस देन इक्वल टू 1 मतलब इसके अंदर का एरिया, और एक ये इक्वेशन मिल गया x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसके बाहर का एरिया। तो देखो इसमें x को 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, ये हो गया 0,1, और y को 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 1 होगा, x,0। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व है, ठीक है ना। अब इन दोनों देखो सर्कल के अंदर का एरिया और लाइन के बाहर का एरिया, तो कॉमन एरिया क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये सर्कल का सेंटर रेडियस कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, ये देखो सर्कल का 1/4 पार्ट से इस ट्रायंगल को माइनस कर दे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो सर्कल का रेडियस 1 है, तो सर्कल का 1/4 पार्ट का रेडियस क्या एरिया क्या होगा, πr²/4, ठीक है ना, r का वैल्यू 1 है, πr²/4, और माइनस इस ट्रायंगल का एरिया करेंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका बेस कितना है भैया 1, और हाइट कितना है, हाइट भी 1 है, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस आधा, π/4 माइनस आधा कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर बॉम्बे इसका सही होने वाला है 62 का, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं ना। 63 में भी एरिया का क्वेश्चन है। ये बोला है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू mod x - 1। तो देखो बच्चे को बताए mod x - 1 का ग्राफ कैसे होता है 1,0 पे। अब देखो y इक्वल टू हम लोग देखते हैं 3 - mod x। तो 3 - mod x का ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, mod x का ग्राफ बनाओ, mod x का ग्राफ के बाद माइनस mod x, ये हो गया माइनस mod x, ये हो गया y इक्वल टू माइनस का mod x, और 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 0,3 पे, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू 3 - mod x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0,3, ठीक है, x का वैल्यू 0 डालो, y का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब देखो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो देखो अगर मान लो कि इसमें ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू mod x - 1, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। सपोज x का वैल्यू 2 डालो तो यहाँ पे y का वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसमें भी x का वैल्यू 2 डालो तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो x 2 y 1, ठीक है ना। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो आप ऐसे भी, इन दोनों इक्वेशन को इक्वलेट करके 3 - mod x इक्वल टू
mod ऑफ x माइनस 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, बट मैंने x का वैल्यू 2 लिया, y का वैल्यू 1 हो गया। अब देखो x का वैल्यू -1 डालो, x का वैल्यू -1 डालने पे ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 डालने पर 2 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू यहाँ पे -1 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब हम लोग को ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। अब देखिए ये एक्चुअली एक रेक्टेंगल बनेगा, ये एक्चुअली रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि देखो इसका डिस्टेंस देखो, ये 2 - 1 अंडर रूट और 2 - 1 का स्क्वायर 1 और 1, ये हो गया अंडर रूट 2, ठीक है ना। और ये भी देखो डिस्टेंस 1 और 1 अंडर रूट 2 हो गया। ये वाला डिस्टेंस देखते हैं, ये हो गया रूट 2 और 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 4 मतलब 2 रूट 2, ठीक है ना। और ये भी देखो 2 मतलब 4 और 1 और -1 4, तो मतलब 2 रूट 2 अंडर रूट में। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट 2 रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 2 रूट 2 2 2 2 4। आंसर इसका 4 आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल x इक्वल टू 2 माइनस y स्क्वायर, ठीक है ना, एंड y एक्सिस। तो देखो y एक्सिस और इस कर्व का बाउंडेड एरिया, देखो ये पैराबोला है, y x का डिग्री 1 है और y में नेगेटिव है, यानी कि ये कौन सा पैराबोला होगा, कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। और y एक्सिस के साथ बनाना है, मतलब y एक्सिस का मतलब क्या, y एक्सिस का मतलब क्या, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो क्या आएगा, 2 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, या y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y कॉमन लोगे तो y प्लस 2 और -1 कॉमन लोगे तो y प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2, ठीक है ना। y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2। तो जो भी इसका जो ग्राफ बनने वाला है ना, ठीक है ना, ये y एक्सिस है, इसमें x 0 होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये आएगा आपका 0, -2 और 0, क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है ना, 0, 1 आएगा और -2 आएगा। तो हम लोग एरिया निकालेंगे ना, तो y में एक ले लेते हैं छोटा सा पार्ट, तो जिसका विड्थ कितना होगा dy और लेंथ कितना होगा x। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा x dy, कहाँ से कहाँ तक, y का वैल्यू -2 से लेकर y का वैल्यू 1 तक, ठीक है। तो हम लोग इसका एरिया को लिख सकते हैं, कि y का वैल्यू -2 से 1 x dy, ठीक है ना। तो -2 से 1 x का वैल्यू यहाँ पे क्या है देख लेते हैं क्वेश्चन में, x का वैल्यू है 2 माइनस y स्क्वायर और क्या है dy। बस इसको सिंप्लीफाई करने है मेरे दोस्त, -1 से 1, ठीक है, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देते ना। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y -2 से 1 माइनस हाफ y स्क्वायर -2 से 1, ठीक है ना, और माइनस का y³ 3 -2 से 1। तो 2 टाइम्स ऑफ ये 1, ये हो जाएगा 3, ठीक है ना, माइनस का आधा ये हो जाएगा 1 माइनस का 4, और ये हो जाएगा माइनस का 1/3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 -3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2 और माइनस का ये कितना टाइम्स में हो जाएगा माइनस का 3, तो ये 3 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 9/2 ऑप्शन नंबर बी होने वाला है ना जी। जस्ट कैलकुलेशन था, बस यहाँ तक आपको समझना था कि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, y में एक पार्ट लेंगे dy का y x इंटू dy इंटीग्रेशन कर दिए, आ गया। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड हुज सेंटर लाई ऑन y एक्सिस, ठीक है ना। तो y एक्सिस पर उसका सेंटर लाई कर रहा है, तो देखो हम लोग ओरिजिन से पास होने वाला और y एक्सिस पे सेंटर लाई करने वाला एक सर्कल रफली ऐसे ही बनेगा, जिसका मैं सेंटर मान लेता हूँ 0, जिसका रेडियस a होगा। तो इसका इक्वेशन होगा x - 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग देखेंगे इसमें कितने आर्बिट्री वेरिएबल है, आर्बिट्री कांस्टेंट है a, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं बेसिक इक्वेशन में, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए उसको उतनी बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा,
2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2a dy बाई डी एक्स। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल आर्बिट्री वेरिएबल नहीं, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से 2a का वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ से 2a का वैल्यू कितना होगा, तो वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई, जो कि हम लोग यहाँ पे चिपकाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy, ठीक है ना, प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो और इसका ऑप्शन देखेंगे, इसका ऑप्शन देखेंगे इस टाइप किस टाइप का है, ऑप्शन में 2xy आना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको कॉमन लोगे, इन दोनों को डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे, ठीक है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ये 2y हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का हो जाएगा 2xy इक्वल टू 0। लेकिन आंसर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मतलब माइनस कॉमन लेंगे ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर इसका तो हमको बॉम्बे लग रहा है, बॉम्बे ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि डी वाई बाई डी एक्स कुछ ऐसा दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस टेन ऑफ वाई बाई एक्स, ऐसा कुछ दे रखा है। अब देखो हम लोग को पहले पहचानना पड़ेगा ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो इसका डिग्री 0 है, इसका डिग्री 0 है, मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री 0 है। तो होमोजीनियस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख देते हैं, v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स। तो जहाँ भी y है ये इसको लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, और y इक्वल टू वी एक्स बाई एक्स प्लस टेन ऑफ वी एक्स बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, v प्लस टेन ऑफ v से भी कैंसिल हो गया भैया। तो इसको सेपरेट कर लेंगे तो डी बी बाई टेन भी आएगा और इधर क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है ln साइन v और यहाँ पे हो जाएगा ln xc, तो साइन ऑफ v इक्वल टू एक्स सी और v का वैल्यू हो जाएगा y बाई एक्स, तो साइन ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू एक्स सी। देखते हैं ऑप्शन नंबर, साइन ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू एक्स सी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा 66 का। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में क्या है भैया, 67 में बोल रखा है थीटा एक्यूट एंगल है, ठीक है, मतलब थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है और ये कुछ दिया है साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। लिख ही देता हूँ मैं, साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। फिर आगे क्या बोल रखा है कि परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, तो ये किसी भी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो सिंपल सा बात है, पहले हम लोग उसका डॉट निकालेंगे और वो डॉट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना साइन थीटा, ठीक है, और माइनस का क्या होगा, √3 cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम लोग को थीटा बताना है, तो देखो मैं क्या करता हूँ ना, √a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं। कभी भी sin x प्लस b cos x का एक्सप्रेशन आ जाए तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू है -√3, √a² प्लस b² कितना होगा, 2 होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 sin थीटा माइनस √3/2 cos थीटा इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या आप बताना मुझे, sin थीटा माइनस π/3 इक्वल टू 0। देखो sin थीटा sin a cos b cos π/3 1/2, ठीक है, cos a cos थीटा और sin π/3 √3/2। तो यानी कि ये 0 कब होगा, जब थीटा माइनस π/3 हो जाएगा 0, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, π/3। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही है, चलो सही है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं भैया। 68 में क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट से ABC, चलो A का नाम देख देते हैं। A का नाम है x1 x3, B का नाम क्या है 3 4 और 7 और C का नाम है y -2 -5। 3 पॉइंट से ना, रिप्रेजेंटेटिव दे आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर होंगे तो देखो, कोलिनियर होंगे, मान लो कि मैं बोलूँ कि BA वेक्टर और CA वेक्टर कोलिनियर है, ठीक है ना, मतलब एक ही लाइन पे है ना, ABC क्या है, एक ही लाइन पे है, तो BA वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है ना, और क्या बना सकते हैं, CA वेक्टर भी बना सकते हैं।
तो कोलिनियर है। तो देखो बी ए वेक्टर क्या होगा, बी ए वेक्टर क्या होगा, मैं लिख देता हूँ बी ए वेक्टर मतलब ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2i कैप, ठीक है ना, और ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस प्लस का एक्स माइनस 4j कैप प्लस क्या सी क्या लिख सकते हैं, सी हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 माइनस, और सी ए मतलब ए में से सी माइनस करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी ए वेक्टर ए माइनस सी। तो देखो ए में से सी माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस वाई आई कैप प्लस से एक्स प्लस 2j कैप और क्या आएगा 3 प्लस का 8 आएगा। तो ये दोनों कोलिनियर है ना, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एक सेकेंड एक बार चेक करते हैं यहाँ पे कितना आएगा, और 3 माइनस 7 आएगा 4, ठीक है ना, -4/8 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 3 -2 हो गया, x माइनस 4 हो गया, और 3 माइनस 7 -4 हो गया, 1 माइनस वाई हो गया, x माइनस 2 मतलब x प्लस 2 हो गया, और 3 माइनस 8 1/8 हो गया। तो ये कितना हो गया 1/2 के इक्वल, तो इसको इक्वल कर देते हैं, तो -2 डिवाइड बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू ये हो गया -1/2, ठीक है, -1/2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा -3, y का वैल्यू -3 हो गया। इसको भी देखो x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू -1/2, तो यहाँ से हो गया 2x माइनस 8, ठीक है, 2x माइनस 8, और यहाँ पे कितना हो गया -x, ठीक है, -x और क्या हो गया -2, तो 3x -x और क्या हो गया -2, 3x इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू 2 हो गया, x2y माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 बोला है कि एक टेट्राहेड्रन है, वर्टिसेस जो भी दिया है ए बी सी, ठीक है ना, डी। टेट्राहेड्रन में बना देता हूँ, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, एक टेट्राहेड्रन है, उसका वर्टिसेस दिया हुआ है, मैं मान लेता हूँ A0 0 0, ठीक है ना, और ये O है, ये O है, ए दिया है, ए कितना दिया है 1 2 1, मान लो ये मैं B मान लेता हूँ, B कितना दिया है 2 1 3, B दिया है 2 1 3, और C कितना दिया है, C दिया है -1 1 और 2। अब बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन फेसेज OAB एंड ABC। देखो जो OAB इसका फेस आएगा ना, ये आएगा OAB इसका जो फेस आएगा, एक्चुअली ये एक प्लेन के OAB फेस आएगा ना, तो OAB फेस मतलब ये एक प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, तो इस प्लेन का नॉर्मल आएगा, ठीक है। वैसे ही क्या है ABC, ठीक है ना, ABC यहाँ पे आपका हो गया ABC हो गया ना, तो ABC जो फेस आएगा ना वो भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, और इस प्लेन का भी नॉर्मल आएगा। तो हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकाल लेते हैं OAB OBC, और उस प्लेन के बीच में जो एंगल होगा ना वही इस फेस के बीच में एंगल होने वाला है। तो देखो प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए एक मैं निकाल लेता हूँ, बाकी दूसरा एकदम सिमिलर ही करेंगे। तो मान लो कि मुझे OAB निकालना है, क्या निकालना है OAB निकालना है, तो O पॉइंट है इस प्लेन में क्या 0 0 0, B पॉइंट है, B पॉइंट क्या है भैया और 2 1 3, ठीक है ना, और क्या पॉइंट होगा A पॉइंट होगा, A पॉइंट क्या है भैया, A पॉइंट है अपने पास 1 2 1। तो देखो एक हम लोग R वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं इस प्लेन में, मतलब इस फेस में, तो देखो ये R वेक्टर बना ले, हम लोग क्या बना रहे हैं, ये O है, तो हम लोग बना सकते हैं OR वेक्टर, ठीक है ना, और क्या बना सकते हैं OB वेक्टर, और क्या बना सकते हैं OA वेक्टर, और तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए, तो कोप्लेनर का कंडीशन लगा देते हैं। तो कोप्लेनर का कंडीशन होगा उसका स्केलर टिपर प्रोडक्ट 0 होगा, तो OA वेक्टर क्या हो जाएगा आपका OR वेक्टर हो जाएगा x y z, ठीक है ना। वैसे ही OB वेक्टर होगा 2 1 3, और ठीक है, तो OA वेक्टर हो जाएगा 1 2 1, ठीक है, 2 1 3 और 1 2 1, ठीक है। इसको 0 करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो x इंटू कितना हो गया 1 माइनस, और ये हो जाएगा 6 माइनस y करेंगे तो क्या होगा भैया 2 माइनस का 3 और प्लस का z करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक है ना, माइनस का 5x प्लस का हो गया y और प्लस का हो गया 3z इक्वल टू कितना हो गया 0। ये आ गया OAB, और इसका नॉर्मल वेक्टर मिल गया मुझे -5i के प्लस j के प्लस
3 के कैप, ठीक है ना। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 अगर एक प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है तो ए बी सी उसके नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ओ ए बी फिर इसका नॉर्मल वेक्टर आ गया -5, ठीक है ना, आई कैप जे कैप प्लस 3 के कैप। वैसे ही हम लोग ए बी सी प्लेन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी सी। तो ए बी सी के लिए ए पॉइंट को फिक्स कर दो, ए पॉइंट को फिक्स कर दो। ए पॉइंट कितना है 1 2 1 1 2 1, ठीक है ना। एक आर वेरिएबल पॉइंट लगेगा, ये क्या एक्स वाई जेड लगेगा, और एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट अपना कितना है 2 1 3 है, एंड सी पॉइंट कितना है, सी पॉइंट है -1 1 और 2। तो इससे मिला के हम लोग 3 वेक्टर बना सकते हैं, और तीनों वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर होगा। कोप्लेनर होगा तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x - 1 y - 2 z - 1, ठीक है। और आपका हो जाएगा 2 - 1 1 1 -2 कितना हो जाएगा -1, और 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, ओके। -1 कितना हो गया -2, 1 - 2 कितना हो गया -1, और 2 - 1 क्या हो गया 1। इसको 0 करेंगे, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, x - 1 प्लस का 2 हो गया, माइनस का क्या हो गया y - 2, ठीक है। y - 2 तो कितना हो गया 1 प्लस का 4 हो गया, प्लस का z करेंगे तो क्या आएगा -1, ओके, और माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x y z का मैं कोफिशिएंट निकाल लेता हूँ सिर्फ। तो देखो x के नाम पे आएगा x, ठीक है, और यहाँ पे y के नाम पे कितना आएगा माइनस का 5y आएगा, ठीक है, और z के नाम पे कितना आएगा माइनस का 3z आएगा। अब कुछ कांस्टेंट आएगा, तो इसका भी नॉर्मल वेक्टर अपने को मिल गया। नॉर्मल वेक्टर क्या है -5 i कैप -3j कैप और प्लस -5 i कैप, ओके, सॉरी i कैप है, सिर्फ i कैप है, नॉट -5। x के साथ क्या है i कैप -5 j कैप और -3 k कैप, ठीक है ना। ये n1 हो गया, और n2 वेक्टर हम लोग ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। क्या है -5 j और 3, -5, ठीक है ना, -5, और उसके बाद क्या है j, ओके, और कितना 3 है। तो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा -5 cos थीटा हो जाएगा n1.n2, ये हो जाएगा -5 -9 डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया आपका 2591 अंडर रूट का 35, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 25 1 और 9 अंडर रूट का 35। दैट मीन्स ये कितना आने वाला है 10 19/35। तो यहाँ से देखो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 19/35। ऑप्शन नंबर अपना डी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में कुछ दे रखा है ऐसा वेक्टर a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस c वेक्टर डॉट a माइनस b वेक्टर क्रॉस a माइनस b माइनस सी वेक्टर। तो देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में आप लोगों को करा रखा था, ठीक है ना। ये एक्चुअली 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसका कोएफिशिएंट लिखो 1 2 -1, ठीक है ना। 1 -1 इसमें c 0 है, और 1 -1 -1 इनटू, ठीक है ना, बॉक्स ABC। इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 कितना हो गया -1, ठीक है, और यहाँ पे हो गया -2। -2 के साथ क्या क्या आने वाला है देखते हैं। ये हो गया माइनस का 1, ओके, और फिर आएगा माइनस का 1, -1 के साथ आएगा -1 और +1 और इनटू बॉक्स ABC आने वाला है। ये पूरा मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया, देखो ये हो गया -1, ये हो गया -1, और यहाँ पे हो गया ये माइनस माइनस ये +1 ही होगा, सॉरी -1 कितना हो गया +1। तो ये 1 और ये +2 3 और ये 0, मतलब 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ABC। क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ABC, मतलब इसका ऑप्शन कितना कौन सा होने वाला है C होने वाला है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं इंटीजर टाइप में। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोल रखा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 71 में बोला है कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ PI कैप प्लस QJ कैप, ये Q है, और प्लस RK कैप, ठीक है ना, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब इस वेक्टर का कोऑर्डिनेट x y और z एक्सिस पे प्रोजेक्शन चाहिए। तो देखो A का प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B वेक्टर ये होता है A वेक्टर डॉट B कैप, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लिखना होता है उसके ऊपर कैप बैठा देते हैं। तो देखो इसका किसके प्रोजेक्शन चाहिए, x पे चाहिए, तो x पे एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं हम लोग I कैप, ठीक है ना। कैप का मतलब कि B का यूनिट वेक्टर, तो हम लोग लिख सकते हैं x पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा x PI कैप प्लस QJ कैप प्लस RK कैप, और डॉट क्या हो जाएगा डॉट क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर x के डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा I कैप, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा P। वैसे ही y पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा Q, और z पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा R। तो सम ऑफ हम लोग को चाहिए लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब सम ऑफ क्या चाहिए हम लोग को P प्लस Q प्लस R। तो P प्लस Q प्लस R, P का वैल्यू 2 दिया है, Q का वैल्यू 3 दिया है,
2 + 3 + 1 आंसर कितना आने वाला है 6 आंसर आने वाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो लल्लू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 में देखते हैं। 72 में इंटीग्रेशन निकालना है 2 से 8, ठीक है ना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ x - 5 dx। तो देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये मोड का क्वेश्चन है, मतलब एक्चुअली इसको आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन में आप क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक करोगे 5 पे, उससे आसान तरीका ये है कि मोड ऑफ x - 5 का ग्राफ आपको आता है, वो सबको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5,0 पे ये ग्राफ बेंट होने वाला है और x का वैल्यू 2, अगर x का वैल्यू इसमें 2 रख दो तो y का वैल्यू कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 2,3 और x का वैल्यू 8 डाल दो। x का वैल्यू अगर आप 8 डालोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 8, x का वैल्यू 8 डालोगे y का वैल्यू आएगा 3। मतलब हम लोग को ये इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 8 मतलब इस कर्व का x एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, dx है तो एरिया निकाल लेते हैं। ये 2 ट्रायंगल बन रहा है ना, 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। हाफ इसका बेस कितना हो गया 3 और हाइट भी 3, और देखो इसका भी बेस कितना हो गया 3 और हाइट इंटू 3, तो हाफ बेस इंटू हाइट प्लस दूसरे ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा 9। इसका आंसर कितना होने वाला है 72 का 9 होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ये भी आसानी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। 73 एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग इसको लिख लेते हैं अच्छे से। ये दिया है 8 और यहाँ पे दिया है 2 और यहाँ पे दिया है x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx डिवाइडेड बाई, अब देखो ये x² - 20x + 100, एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर मैं बोल दूं तो ये लिखा हुआ है 10 - x का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है 10 - x का होल स्क्वायर और प्लस का क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर dx। तो इसमें मैं प्रॉपर्टी 4 लगाता हूँ। प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है कि a से b f(x) dx इक्वल टू a से f ऑफ a + b - x a से b dx होता है, ठीक है ना। तो मैं इसका x की जगह पे रिप्लेस करता हूँ a + b - x, तो ये हो जाएगा 2 से 8। इसका नाम अगर मैं i दे दिया तो i इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह मुझे क्या डालना है 10 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में ये हो गया, नीचे में देखो यहाँ पे x की जगह 10 - x डालोगे तो देखो यहाँ पे 10 - x और इसका होल स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे x² ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे होने वाला है x², ठीक है। और प्लस x की जगह पे क्या डालो 10 - x का होल स्क्वायर। ये i है, ये i है, दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2i। अब ऐड करने से देखो इंटीग्रेशन अब नीचे में तो सेम ही है x² प्लस 10 - x का, ठीक है ना, होल स्क्वायर, ठीक है, 10 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये अंदर में थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो 2i इक्वल टू हो गया, यहाँ पे हो गया x², ठीक है, प्लस 10 - x का होल स्क्वायर और ऊपर में भी देखो ऊपर में भी एक x² आ गया और प्लस क्या आ गया 10 - x का होल स्क्वायर dx, मतलब ये आपस में पूरा कट गया, तो 2i इक्वल टू सिंपल सा dx हो गया। 2i इक्वल टू कितना सा हो गया सिंपल सा dx हो गया। लिमिट कितना था, लिमिट भैया कितना था 2 से 8 चल रहा था, लिमिट क्या चल रहा था 2 से लेकर 8, ठीक है। तो 2i इक्वल टू x क्या हो जाएगा 2 से 8, तो 2i इक्वल टू 6, i का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आने वाला है इसका, और ऑप्शन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में क्या है, एक इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है -1 से 1 और f(x) का वैल्यू दे रखा है x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ठीक है ना। तो देखो इसको हम लोग करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ -1 से 1, x को सेपरेट कर लेता हूँ और माइनस का, ठीक है ना, -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये ब्रेक होगा जहाँ पे ये इंटीजर बनेगा, तो -1 से 1 में ये 0 पे इंटीजर बनेगा, तो 0 पे ब्रेक होगा। इसका तो वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ x² -1 से 1 और माइनस ऑफ, ठीक है। इसका हो जाएगा -1 से 0 पे ये हो जाएगा -1 से 0 पे ये माइनस होता है -dx और 0 से 1 में ये कितना हो जाएगा 0 dx होगा। तो देखो इसका वैल्यू लिखोगे 1, तो 1 - 1 ये तो हो गया 0 और यहाँ पे माइनस कितना हो गया प्लस, यहाँ पे कितना हो गया प्लस और लिमिट बस डाल दो, क्या आ गया x क्या आ गया -1 से क्या हो गया ये 0 हो गया, ठीक है, ये हो गया -1 से 0, तो इसका वैल्यू हो गया 0 -1, आंसर क्या आने वाला है 1। तो 74 का आंसर क्या आने वाला है 1। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में क्या बोल रखा है, 75 में बोल रहा है कि a + b + c का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है और ए बी सी क्या है यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1 है, ठीक है ना। और ए एंड बी परपेंडिकुलर है, ए और बी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो सी बीटा एंगल बना रहा है ए के साथ, सी मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा विथ सी और ए के साथ अल्फा है और सी और
बी के साथ कितना है, सी मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा विथ ए एंड बी, ठीक है ना। तो देखो इसको हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं, तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस 90 प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस ऑफ अल्फा, ए बी हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी हो गया बी सी कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए कॉस ऑफ बीटा, और इधर में कितना है 1 है। देखो ये 90 है, ये हो गया 0, इसका वैल्यू 1 1 1, तो ये हो गया 3 प्लस 2, ठीक है। और b और c और a सबका मैग्नीट्यूड कितना है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे क्या बच गया, 2 ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा बचा इक्वल टू 1, तो ये 1 को इधर लेके जाओ तो ये हो गया 2, तो यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे -2, ये हो जाएगा -1, और क्या निकालना है हम लोग को, मोड ऑफ, क्या निकालना है, मोड ऑफ, तो मोड ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपका रहा NTS PT5 का पूरा सोल्यूशन, और ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, जो जेईई मेंस का पैटर्न अभी NTA दे रहा है उसी पैटर्न का क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छा करोगे, और आप लोग जितना भी NTS पेपर हुआ है उसको सॉल्व करो, क्योंकि उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट उससे बाहर का कॉन्सेप्ट NTA नहीं पूछ सकता, आएगा ही नहीं, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।